Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. कैसे हैं आप सब? आइए फिर से इस वीडियो में काफी कुछ सीखते हैं। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपके लिए काफी सारी चीजें लेकर आया हूँ। सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आपको कुछ फ्रेजेस, वोकैबुलरी वगैरह वगैरह करवाता हूँ। देखिए पहला सेंटेंस आप देखिए, तुम्हारा रंग रूप तो पूरी तरह से बदल गया है। कभी कभी क्या होता है, किसी का एकदम पूरा रंग रूप मतलब कि उसका वो कैसा दिखता है पूरा चेंज हो जाता है। इसे इंग्लिश में मैंने कहा योर अपीयरेंस हैज चेंज्ड रैडिकली। योर अपीयरेंस हैज चेंज्ड रैडिकली। यहां पर आप देखिए रैडिकली। रैडिकली एक एडवर्ब है जो बताता है कोई चेंज हो गया है, वो भी कंप्लीटली, एक्सट्रीमली कोई चेंज हो गया है, बहुत बड़े एक्सटेंट पर हो गया है, यानी कि रैडिकली हो गया है। उस घटना ने उसके बारे में मेरा ख्याल पूरी तरह से बदल दिया। उस घटना से पहले मैं उसके बारे में कुछ और सोचता था, लेकिन उस घटना के बाद उसके बारे में मेरा ओपिनियन बदल गया। दैट इंसिडेंट radically changed my opinion about her. That incident radically changed my opinion about her. यानी उसके बारे में मेरा ओपिनियन radically चेंज कर दिया उस इंसिडेंट ने। So radically किसी चेंज के लिए बोला जाता है जो कि बहुत कंप्लीटली काफी बड़े एक्सटेंट तक कोई चेंज हो जाता है, यानी कि दैट चेंज हैपन्स radically। ये तो होता रहता है ये तो। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स अ कॉमन अकरेंस। इट्स अ कॉमन अकरेंस, यानी कि ये तो कॉमन अकरेंस है, यानी कि ये बात तो हमेशा होती ही रहती है, कुछ इसमें खास बात नहीं है। इट कीप्स हैपनिंग, इट्स अ कॉमन अकरेंस। या फिर आप बोल सकते हैं ये तो रोज का है, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ डेली अकरेंस। ये तो रोज की बात है, इट इज अ डेली अकरेंस। उसके सवाल ना ज्यादातर अजीब ही होते हैं। उसके सवाल ज्यादातर अजीब होते हैं। His questions are usually bizarre. His questions are usually bizarre. हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये बाजार नहीं है, बिजार है। बिजार का मतलब देखने में तो लग रहा है बिजारे बुजारे पता नहीं, लेकिन ये है बिजार। His questions are usually bizarre, यानी उसके क्वेश्चंस यूजुअली बिजार होते हैं, अजीब होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, ऑकवर्ड होते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। Everything is up in the air. ये एक इंग्लिश में फ्रेज है, up in the air. When something is up in the air, it is not decided. It has not been decided yet. It has not been planned yet, and it has not been settled yet. अभी तक वो सेटल नहीं हुई है कोई चीज, अभी तक डिसाइडेड नहीं है, यानी कि वो up in the air है। तो वैसे ही everything is up in the air. अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी तो सब कुछ up in the air है, यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सब कुछ अभी अनसेटल्ड है। उससे मिलने जाने का फैसला अभी निर्धारित नहीं है, यानी अभी तक हमने फैसला नहीं किया है कि हम उससे मिलने जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं। द डिसीजन टू मीट हर, द डिसीजन टू विजिट हर इज स्टिल अप इन द एयर, यानी उससे विजिट करने का, उसे विजिट करने का, किसी को विजिट करना मतलब उसके घर पर जाना, उससे मिलने जाना। द डिसीजन टू विजिट हर इज स्टिल अप इन द एयर, यानी उससे मिलने जाने का जो डिसीजन है वो अभी भी अप इन द एयर है, यानी अभी भी अनसेटल्ड है, अनडिसाइडेड है, अनप्लान्ड है। अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं उस बारे में कि हम सचमुच में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी तक हमने निर्णय नहीं लिया है। वी हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन अबाउट दैट येट। अब ये देखना बाकी है कि कौन जीतेगा, ऐसे हम बोलते हैं ना, अब ये देखना बाकी है कि कौन जीतेगा। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन हु विल विन। इट रिमेन्स टू बी सीन, यानी ये देखना बाकी है। बी सीन, बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना वर्ब की, समझ जाओ कि वो पैसिव कंस्ट्रक्शन है, एक पैसिव फॉर्मेशन है। इट रिमेन्स टू बी सीन, यानी अभी ये देखा जाना बाकी है हु विल विन, कौन जीतेगा, कौन दूसरे को हरा देगा। इट रिमेन्स टू बी सीन हु विल डिफीट द अदर। द अदर यानी दूसरे वाला, यानी दो लोग लड़ रहे हैं, दो ओपोनेंट हैं, और देखना बाकी है कि कौन सा दूसरे वाले को हरा देगा। सो इट रिमेन्स टू बी सीन। जैसे कि ये देखना बाकी है कि कौन सिलेक्ट होगा, किसको सिलेक्ट किया जाएगा। इट रिमेन्स टू बी सीन हु विल बी सिलेक्टेड। बी सिलेक्टेड फिर से पैसिव, क्योंकि सिलेक्ट करने वाला पर्सन है, द पर्सन हु इज गोइंग टू सिलेक्ट दिस पर्सन इज नॉट नोन और इज नॉट टॉक्ड अबाउट। उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, उसके बारे में बात नहीं की जाती है, बस हम बात कर रहे हैं कि हु विल बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट कौन होगा, किसको किया जाएगा, इसलिए पैसिव कंस्ट्रक्शन का हमने यूज किया है, बी सिलेक्टेड। इट रिमेन्स टू बी सीन who will be selected. Maybe there's a plan or there's a trip and people are planning to go there and they have not decided whom to send there. So it remains to be seen who will be selected. तुम तो खामखा गुस्सा हो रहे हो, बिना बात के तुम गुस्सा हो। You are unreasonably angry. तो कई बार हमें ऐसा बोलना होता है
बिना बात के यार खामखा गुस्सा हो, unreasonably. If you are unreasonably something, यानी बिना बात के आप हो, unreasonably worried, unreasonably worried. आप needlessly भी बोल सकते हैं, you are needlessly angry, you are needlessly worried. लेकिन जब आप unreasonably बोलते हैं तो it is another way to say the same thing. लेकिन आपको अलग अलग वर्ड्स का यूज करना चाहिए एक ही बात को बताने के लिए. उससे आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को और बेटर तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं. मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए. ये दौर तो सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता जरूर है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए. आई कांट डिसाइड वॉट आई शुड डू. आई कांट डिसाइड. देखिए हिंदी में हमने बोला मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, तो अगर हम रहा हूं रहे हैं वाले रूल से चलते तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमें सेंस को समझना है. मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैं अनेबल हूं डिसाइड कर पाने के, अभी फिलहाल मैं सोच नहीं पा रहा हूं, तो इसके लिए हम कैन का यूज करते हैं इंग्लिश में. आई कांट डिसाइड यानी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा. हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं. इंग्लिश में आई एम नॉट डिसाइडिंग नहीं, हम बोलेंगे आई कांट डिसाइड. या हम ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, या आई कांट डिसाइड व्हाट आई शुड डू, कि मुझे क्या करना चाहिए. यहां पर मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं, मैं बस अपने आप से ही बात कर रहा हूं, अपने आप एक स्टेटमेंट बना रहा हूं. इसलिए व्हाट शुड आई डू नहीं, व्हाट आई शुड डू. क्या तुम्हें पता है कि वो नाराज क्यों था? डू यू नो व्हाट ही वॉज अपसेट अबाउट? डू यू नो व्हाट ही वॉज अपसेट अबाउट? आप देखिए ये प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंड पर आ रही है. काफी बार आप देखेंगे सेंटेंसेस के एंड में भी प्रेपोजिशंस आ जाती हैं जब उनकी जरूरत होती है. अब आप देखिए when somebody is upset about something, इसका मतलब वो किस चीज को लेकर नाराज है. upset about यानी जो about preposition है ये upset के साथ यूज हो रही है. अब मैं यहां पर कह रहा हूं वो किस बारे में upset था, क्यों upset था. do you know what he was upset? अब ये what about, जैसे मैंने आपसे पूछा तुम किस बारे में upset हो, क्यों upset हो. what are you upset about, या फिर about what are you upset. तो यहां पर जो ये वॉट है, अबाउट है, एक साथ आ रहे हैं क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं किस बारे में, तो इसलिए यहां पर भी आया है. डू यू नो व्हाट ही वाज अपसेट अबाउट, यानी कि वो अपसेट तो था लेकिन अबाउट किस चीज के, किस चीज के बारे में अपसेट था वो. तो ये जो प्रेपोजिशन है ये सेंटेंस के एंड पर हम लगा देते हैं. डू यू नो व्हाट ही वाज अपसेट अबाउट. आप ऐसे ही बोल सकते हैं डू यू नो अबाउट व्हाट ही वाज अपसेट, ऐसे ही बोल सकते हैं. लेकिन ज्यादा कॉमन, ज्यादा बोला जाने वाला यही है, प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड पर लगा देते हैं. जैसे ये भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखिए. तुम किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to. तो यहां पर टू लास्ट में आया क्योंकि जो टू आता है टॉक के साथ आता है. आई एम टॉकिंग टू राहुल, मैं राहुल से बात कर रहा हूं. अब टू के बाद क्या आने वाला है हमें पता ही नहीं है ना, हमें अननोन है वो कि हम किससे बात कर रहे हैं, इसलिए हमने टू को खाली छोड़ दिया. whom are you talking to, और whom इसलिए आया क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. बात किससे की जा रही है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. वैसे कॉमनली हु भी बोल दिया जाता है, हु आर यू टॉकिंग टू, लेकिन अगर आप सही से ग्रामर की बात माने तो फिर वहां पर whom आना चाहिए. Friends, I hope you have at least learned a few things from this video, and if you want to keep getting such videos in the future also, if you want to keep improving your English like this, and if you want to keep improving your fluency, make sure to subscribe to this channel if you haven't subscribed to this channel yet, because I keep getting such videos for you every day. Friends, I want to tell you something. Just making these sentences is not going to help you improve your English fluency. In order to improve your English fluency, you need to speak. You need to speak as much as possible. Have conversations with your friends, with your relatives, or if you don't find anybody, just talk to yourself. Speaking is really necessary because when you're speaking, you're producing the output, and when you're producing the output, you're practicing your speaking skills. And if you don't practice your speaking, you can't speak properly and you can't learn to speak fluently. I keep teaching you different phrases, vocabulary, a lot of things. I keep teaching you a lot of things. But in order to get better at them, in order to get efficient at using them, you need to use them in your conversations. So speaking is really, really essential when you want to improve your English fluency. If I am telling these sentences to you, if I am telling you these sentences, these phrases, and if you're not using them, if you're not making your own sentences using them, then you're not going to benefit from any of my videos. If you want to benefit from my videos, if you want to reap the benefits from my video, it is really suggested, it is recommended by me that you should make more and more sentences of my these patterns that I teach you in my videos.
and make sure to use all those phrases that I teach you in my videos properly and make more and more sentences of those phrases and vocabulary, I think you know what I mean here. If you don't use what you learn, you just don't take much time to lose it. There is a saying, someone has said that use it or lose it. If you don't use some word, if you don't use some vocabulary or phrase, you will surely forget it over time. So it is very essential for you to use that vocabulary, to use the phrases that I teach you. I have been repeating this sentence again and again, that use what I teach you. Use in your sentences, use in your conversations, and make more and more sentences. Let's stop repeating all this again and again. So I'll meet you in the next video lesson. Till then, take care and bye-bye.